morning, students. Today, let's start with our new chapter, Surface Chemistry. Students, starting with chapter Surface Chemistry, firstly, you should know about what is surface chemistry. बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सरफेस केमिस्ट्री है क्या। चैप्टर का अगर आप इंट्रोडक्शन समझ में आ जाओगे तो आपको एक ब्रीफ ये हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। बच्चों, इस सरफेस केमिस्ट्री आपका चैप्टर 6 है। ये मैंने पार्ट 1 है जिसमें आपको एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ आपका क्या है, एड्जॉर्प्शन क्या है, कैटलिस्ट क्या है एंड कोलाइड। ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि सरफेस केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू द सरफेस फिनोमिनन। सरफेस फिनोमिनन बच्चों समझते हो कि ये आपका क्या है कि ये देखिए, ये सरफेस कि अगर कोई भी प्रोसेस सरफेस पे होगी, जैसे आपका ये बीकर है, आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हो, बीकर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरफेस। अगर इस सरफेस पे बच्चों कोई फिनोमेना हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। अब क्या है, सरफेस फिनोमेना को जानने से पहले हमें एब्जॉर्प्शन के बारे में पता है। एब्जॉर्प्शन समझते हो, कहते हैं ना ये एब्जॉर्ब हो गई, ये मैंने पानी में डाला, ये इसने एब्जॉर्ब कर लिया। रसगुल्ले को शीरे में डाला, रसगुल्ले ने शीरा एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब मतलब कि क्या होता है कि ये पूरा यूनिफॉर्म प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर आपने रसगुल्ले को शीरे में डाला तो रसगुल्ले ने पूरा शीरे को सोख लिया। ऐसा नहीं है कि ऊपर के बस रसगुल्ले की ऊपरी वाली अपर लेयर पे शीरा एब्जॉर्ब हो, पूरा नीचे हो ना। तो क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल। हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं। इंटरफेस ऑफ टू सरफेस विच कैन बी सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, सॉलिड वैक्यूम, मतलब कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लिक्विड को ही सॉलिड पे हम आपको सरफेस फिनोमेना में बताएंगे। हम क्या करते हैं, गैस भी ले सकते हैं, सॉलिड वैक्यूम भी, कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या है, ये देखिए एब्जॉर्प्शन। हमने पानी लिया, अभी तो मैंने रसगुल्ले और शीरे की आपको बात बताई। हमने पानी लिया, पानी में हमने क्या डाला बच्चों, ये देखो पानी लिया है हमने और उस पर स्पॉन्ज डाल दिया। जब स्पॉन्ज डाला तो आपका स्पॉन्ज गीला हो जाता है ना, आप कहते हैं गीला हो गया ये। तो गीला क्यों होता है, क्योंकि उस स्पॉन्ज ने उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या है, तो आपने इसे सोल्यूशन कैसे बनता है, आप सॉल्यूट ऐड करते हो और ये देखिए और सॉल्वेंट ऐड करते हो। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जिसमें डालते हैं, जिसमें डिज़ोल्व होता है पार्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और जिसे डिज़ोल्व करते हैं वो आपका क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट होता है। तो इसमें भी आपके 2 तरीके के टर्म्स हैं, एक एड्जॉर्बेट है और एक एड्जॉर्बेंट है। अब आपका क्या है कि एड्जॉर्बेंट, बेंट समझते हो, मतलब बेंट, एड्जॉर्बेंट, सॉल्वेंट, एड्जॉर्बेट, सॉल्यूट। कि जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका एड्जॉर्बेंट है और जो आपका सॉल्यूट है वो आपका एड्जॉर्बेट है। अब कहने का मतलब क्या है कि आप ये देखो कि जिस सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे ये हमारा क्या है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस को हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, एड्जॉर्बेट यानी सॉल्यूट है आपका। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो जिस सरफेस पे हमने यहाँ पानी किया, हमारा लिक्विड है, पानी वाटर, उसको हमने क्या माना, सॉल्वेंट है, यानी वो एब्जॉर्ब हो रहा है इस सरफेस पे। तो इस सरफेस को क्या मान लिया हमने, एड्जॉर्बेट, और जो एड्जॉर्ब हो रहा है उसे हम क्या मान लिए, एड्जॉर्बेंट। ये दोनों टर्म्स क्लियर करिए। और आपका एब्जॉर्प्शन क्या है, ये एक बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब समझते हो बच्चों, बल्क मतलब कि पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब पूरे आप पानी में डाला तो ऐसा नहीं कि सरफेस पे होल स्पंज ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया यूनिफॉर्मली, मतलब एक तरीके से। रसगुल्ले शीरे में देख लीजिए आप, चाय को बिस्किट में डालोगे तो पूरी चाय में बिस्किट डाली तो पूरा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर कभी कभी इतना एब्जॉर्ब होता है कि वो उसी में गिर ही जाता है। तो होल एब्जॉर्प्शन कहते हैं ना, ये यूनिफॉर्म आपका फिनोमेनन है। देन हम किस चैप्टर पे आते हैं बच्चों, चैप्टर पे आने के बाद हम आपको बताते हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या है। एड्सॉर्प्शन इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। सरफेस मतलब जैसे कि ये सपोज हमने कि आपका मैंने क्या जो हमारी सरफेस होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एड्जॉर्बेंट, और जो एड्जॉर्ब होता है उसे हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेट। तो अगर ये हमने क्या लिया, एड्जॉर्बेंट, और इसकी सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो, सिर्फ सरफेस पे कोई भी आपका गैस हो, लिक्विड हो, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन। नॉट इन अ बल्क, नॉट इन अ होल एड्जॉर्बेंट, ओनली एट द सरफेस।
तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल देखिए, मैं क्या ब्लैक बोर्ड पे अगर चौक से लिखती हूँ तो चौक से लिखने के बाद के चौक पूरी अंदर तक घुस जाती है क्या ब्लैक बोर्ड के अंदर? नहीं ना। सिर्फ हमारा क्या होता है कि ये ब्लैक बोर्ड अगर हमारा है तो हमने अगर उस पर लिखा तो ये सिर्फ सरफेस पे रहता है ना, फिर आप पूरे अंदर तक तो जाता नहीं है। तो इट इज़ अ सरफेस फेनोमेनन कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। अब बच्चों क्या है, दो तरीके के एड्सॉर्प्शन आपको पढ़ने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब समझते हो? पॉजिटिव का मतलब क्या है कि देखिए, हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं। हम यहाँ मान ले रहे हैं कि हमारी कोई सरफेस है, हमने सपोज मान लिया कि हमारी कोई सरफेस है, ये सरफेस है, और अगर इस सरफेस पे आपका कोई सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा एब्जॉर्ब है, सॉल्यूट, पॉजिटिव मतलब कि यहाँ सॉल्यूट अगर ज़्यादा हो एब्जॉर्ब हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। देखो, कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज मोर एट द सरफेस एज कंपेयर टू इस कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज, सच एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड क्या है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। ये देखो, ये बच्चों डायग्राम देख लो आप, ये कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो सरफेस पे अगर ज़्यादा है, मोर है, ये लाइन मैंने ऊपर लिख दी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। और अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, अगर आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे एब्जॉर्ब हैं, देन इन द बल्क फेज, बल्क मतलब पूरे सोल्यूशन को छोड़ करके सिर्फ सरफेस पे अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जिसे हम एड्सॉर्बेट कहेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं आपको, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। दो तरीके के। अब आप ये समझ लो कि बच्चों ये एड्सॉर्प्शन होता ही क्यों है, हम एब्जॉर्प्शन पूरे सरफेस पे क्यों नहीं हम करते हैं। अगर ये एक एग्जांपल से बच्चों आप समझो कि हमने ये बीकर ले लिया, ठीक है, बीकर लिया, अगर इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल है ये, तो ये देखिए ये अपने चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, ये देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो सरफेस पे नहीं है, जो बल्क के अंदर है। तो जब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल से जिसके भी पार्टिकल्स हो उससे अगर घिरा हुआ है, तो यानी ये स्टेबल है, स्टेबल्स है, और चारों तरफ से इसको इक्वली फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, तो ये बैलेंस्ड भी है। और जब कोई चीज़ स्टेबल है, हमने रोटी खा ली, हम स्टेबल हो गए, तो हमें और एनर्जी चाहिए होगी क्या? तो नहीं, इसकी ये क्या होती है, एनर्जी लेस होती है। लेकिन हम बात करें कि अगर हमारा मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ, अब क्या है, वो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से वो क्या है, घिरा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल ब्लैक से दिखा रखा है कि यहाँ पे देखिए वो चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, वो क्या है, सिर्फ सरफेस के ऊपर कि सरफेस के पार से, मतलब चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस्ड उसे मानेंगे, क्यों, बैलेंस नहीं है, स्टेबल भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से घिरा ही नहीं है, और रिएक्टिव तो है, एनर्जी उसकी क्या है, ये बच्चों ये रिएक्टिव लिखा हुआ है, ये रिएक्टिव है, और एनर्जी मोर है, मोर एनर्जी होगी, तो यानी क्या है, उसके ये पॉसिबिलिटी है कि वो कंबाइन करेगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से कोई देखिए, यहाँ से कोई पार्टिकल्स अगर आपका आ जाए सरफेस पे, देखिए मैंने ब्लैक से बना रखा है कि सरफेस पे पार्टिकल्स आया, तो वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। जब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, जब एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना बेटा, अट्रैक्शन के थ्रू ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। जब अट्रैक्ट होके एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी, क्योंकि उसने एब्जॉर्प्शन कर लिया। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। एक्सोथर्मिक, एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेनन, क्योंकि क्या हो गया, पहले तो ये अनस्टेबल था, जैसे ही एड्सॉर्प्शन हो गया तो मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया बच्चों, देखो अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड हो गया, मोर एनर्जी से अब वो फिर लेस एनर्जी में आ गया, और इवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ, यानी एक्सोथर्मिक हुई। तो आपका ये होता है कि ये इसीलिए होता है कि आपका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, उसकी एनर्जी लेस हो जाए। और ऑलवेज आप ये याद रखना कि एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं ब्रीफ में एक बार लाइन आपको बता दे रही हूँ कि आपको पता है बच्चों कि ये बल्क में होता है, इट इज़ अ बल्क फिनोमेना। मैंने ये इट इज़ और ये नहीं लिखा बच्चों, लैंग्वेज आप दे देना। एब्जॉर्प्शन क्या, आपका सरफेस, ओनली इन द सरफेस, यूनिफॉर्म मतलब पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये क्या होता है, ओनली सरफेस पे। कहने का मतलब है कि सरफेस अगर ज़्यादा होगी, आगे ये मैं समझाऊंगी कि फैक्टर्स, सरफेस ज़्यादा होंगी तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नॉन यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस नहीं पूरा अंदर चला जाएगा, ओनली एट द सरफेस। आपको ये पता है कि ये एब्जॉर्ब हो रहा, तो ना तो ये हीट निकालेगा, ना तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्या स्पॉन्ज को पानी में आप डालते हो तो क्या ठंड गर्म लगने लग जाता है क्या एनर्जी एक्सोथर्मिक रिलीज होती हुई है, नहीं होती है। तो आप कैसे मान सकते हो कि एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक है।
अब रेट ऑफ, अगर रेट की बात करो बच्चों, हाँ, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म है, क्योंकि पूरे पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एक ही तरीके से होता है। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि किसी सरफेस पे अलग हो रहा है फिर अंदर अलग, क्योंकि एक बल्क फिनोमिना है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली। अब रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप एड्जॉर्प्शन की बात करो तो बच्चों क्या है कि ये आपकी क्या है, सपोज आप ये मान लीजिए कि ये आपकी सरफेस है, हाँ, और ये आप सरफेस पे ये आपके आके मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए। जब एब्जॉर्ब हो गए तो अब तो ये साइट्स अवेलेबल ही नहीं है, अब तो जगह है ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन बाद में क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज क्यों, सरफेस कवर्ड हो जाएगी सॉलिड पार्टिकल से। रैपिड इन द बिगिनिंग ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ द सरफेस एरिया, मैंने लिख दिया है, प्लस स्लोली लोअर बिकॉज द सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड। और इसका कोई मतलब नहीं है एब्जॉर्प्शन का कि वो की सरफेस पर डिपेंड करे, लेकिन एब्जॉर्प्शन आपका क्या है, वो सरफेस पे डिपेंड करता है। अब डीजॉर्प्शन, डी मतलब होता है डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना, वैसे डीजॉर्प्शन मतलब जो आपका मॉलिक्यूल जैसे एब्जॉर्ब हो गया, ये सरफेस आप मान लीजिए सरफेस थी, इस पे आके ये एब्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन हम क्या करें, अगर इसे अलग कर दें, इसे एब्जॉर्बेंट को एब्जॉर्बेंट से हटा दें, मतलब डी एब्जॉर्ब मतलब निकाल दें उसमें से, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीजॉर्प्शन। ठीक है, ये आप याद रखिए, अलग अलग मैंने हिंदी में लिख दिया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डीजॉर्प्शन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विच एब्जॉर्बेड गैस रिमूव, मैंने कहा ना हटा दीजिए ऊपर से एब्जॉर्बेंट को, जितना एब्जॉर्ब किया उसे हटा दीजिए, तो इट इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। देन जॉर्प्शन, अगर एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉर्प्शन। इसका ऐड हटा दीजिए, इसका एब हटा दीजिए, दोनों साथ में हो रहे हों, ये देखिए इसका ऐड हटा दीजिए, इसका एब हटा दीजिए, दोनों हो रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या है बच्चों, आपने देखा है कि कपड़ों को कलर करते हैं कि दुपट्टा हमें क्या कराना है, कलर कराना है, कलर कराओगे तो कलर होगा, तो वाइट दुपट्टा कर लो, उस पर रेड चढ़वाओ तो रेड चढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कलर निकलता है ना, तो मतलब एब्जॉर्ब भी हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड जॉर्प्शन। जो भी टर्म्स बच्चों बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपका टाइप्स ऑफ क्या है, आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होती हैं, दो तरीके के हैं बच्चों, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। फिजी मतलब फिजिकली कोई ऐसी आपकी केमिकल रिएक्शन ना हो, मतलब फिजिकली अगर बहुत ही मॉलिक्यूल्स से क्या है, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच बहुत वीक फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ऐसा जो होता है एड्जॉर्प्शन, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिजॉर्प्शन। इसकी जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो भी बहुत लो होती है। अब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन आप क्या मानेंगे कि आपने ये सरफेस लिया, ये आपका क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट, ये एड्जॉर्बेट आया, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, मैंने क्या कहा, एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर 1 मोल हमने किसी एड्जॉर्बेट को ले लिया कि गैस हमारी 1 मोल आ रही है, तो 1 मोल ऑफ एन एड्जॉर्बेंट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट, 1 मोल माने तो उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब क्या है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन, ये रिवर्सिबल है, मतलब क्या हुई, क्योंकि क्या है, वीक बॉन्ड है, तो कहने का मतलब क्या है कि एड्जॉर्ब ही, फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर से इसको निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ऐसा तो नहीं कि लकड़ी पे पानी तो सिर्फ ऊपर ही एब्जॉर्ब होती, पूरा धीरे धीरे कई सारी लेयर्स बनाता जाता है ना, तो वो क्या, क्योंकि वीक है, धीरे धीरे क्या है, और कोई स्पेसिफिक उसका नेचर नहीं है। अब कहने का मतलब ये जान लीजिए कि केमिजॉर्प्शन मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन, ये आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लाइन ऐसे लिखोगे तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है जहाँ पे बच्चों स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो, मतलब केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, तो इसकी जो हीट ऑफ जो क्या होगी, एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी, और एक बार आपको पता है कि बॉन्ड बना लिया तो तोड़ने में क्या होगी, एड्जॉर्ब हो गया, केमिजॉर्प्शन रिएक्शन हो गई, तो फिर क्या, ये इर्रिवर्सिबल होगी। और इसमें मैंने क्या किया, लकड़ी पे पानी कई सारी लेयर, लेकिन इसमें क्या है कि एक आपका सरफेस पे आया, एड्जॉर्ब हो गया, केमिकल बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या है आपका मोनोलेयर, एक ही लेयर बनेगी, कई सारी लेयर नहीं, और इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन क्या है, ये स्पेसिफिक ही नेचर होगी कि किसके बीच में, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में कैसा नेचर होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही बन जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्ड आपका नहीं होगा और आपका एब्जॉर्प्शन होने लग जाए।
और ये तो क्या है आपका बहुत ही वीक है, तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे होगा। लेकिन ये आपका जो केमीज ऑप्शन है बच्चों, कोई सी रिएक्शन देखो, ये रिएक्शंस पे डिपेंड करता है जो फॉर्म करते हैं केमिकल बॉन्ड। तो कुछ रिएक्शन लो पे होती हैं और कुछ रिएक्शन हाई पे होती है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन। इज दैट्स क्लियर? देन हम आते हैं बच्चों, एक इसका एग्जाम्पल है कि फिजिक्स ऑप्शन कि आपका चारकोल है। अब फिजिक्स ऑप्शन आपका चारकोल का कहने का मतलब ये है कि आपने वो देखा माइंस में जो वर्क करते हैं वो एक कैप के जैसा मुंह पे पहने होते हैं ना, तो वो क्या करता है कि डिफरेंट इसके अंदर चारकोल लगा हुआ होता है, ठीक है। अब जब बाहर से जहरीली गैसेस निकलती तो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। चारकोल आपका क्या है बच्चों, कार्बन, तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और प्योर ऑक्सीजन मतलब उस आदमी को प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही क्या है, वीक है। ये इसे हम क्या कहते हैं कि ये फिजिक्स ऑप्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम केमिज ऑप्शन की बात करते हैं कि अगर हम हाइड्रोजनेशन आगे बताएंगे हम ऑर्गेनिक में कि अगर हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं निकल पर, तो क्या होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जिससे कि ये आपका एड्जॉर्प्शन होता है बच्चों। हाँ, अब आपको मैं क्या बताऊंगी, फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। मैंने आपको ये बता रखा है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। अभी आप मान लो कि हम आगे एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हम ओर को ऐसे ही तो नहीं ले लेते हैं, सॉलिड खड़े खड़े जैसे किसे कहते हैं, नहीं ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसे पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब आपका एक रफ सरफेस है बच्चों और एक स्मूथ है और एक आपका क्या है, रफ सरफेस है। आपका रफ सरफेस पे आप देखोगे कि आपको एरिया ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ, तो रफ पे ज़्यादा होता है। अब आप क्या करोगे कि आपने देखा है कि हम ठंडी होती है तो हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, जिसे कोल कहते हैं या चारकोल कहते हैं। तो एक तो आप मतलब राख लेटर्स के बारे में बता रही थी मैं आपको कि एड्जॉर्प्शन पर फैक्टर्स का, जैसे नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट है और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अब आपका थर्ड फैक्टर है जो कि मैं आपको स्टार्ट करूँगी बच्चों। ये एक ओनली एक कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आपके कि टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस। कहने का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करता है। कहने का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि जो एड्जॉर्प्शन है बच्चों वो एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एच की पॉजिटिव होने का मतलब आपको मैंने बताया था ना बच्चों कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो तो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब कि हीट क्या है, निकल रही है, उसे चाहिए नहीं। तो अगर हीट निकल रही है तो कहने का मतलब सरफेस से डिसऑर्प्शन शुरू हो जाएगा, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब एक्सोथर्मिक है, तो एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन होगा मतलब जो डिसॉर्प्शन हुआ था वो फिर से एब्जॉर्ब होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बच्चों बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज़ करता है आपका एड्जॉर्प्शन। इसे कैसे समझ सकते हो बेटा, ठंड होता ही है, विंटर्स आते हैं, विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है, तो आपने देखा है कार्स की जो ग्लासेस होती है उसके ऊपर आपको ड्रॉप्स दिखती हैं पानी की, तो वो क्या है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने पर बच्चों कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने का मतलब क्या है कि कंडेंसेशन हो रहा है तो यानी आपका डिसॉर्प्शन हो रहा है एक तरीके से। लेकिन अगर आप वही बात करोगे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा आपका, डिक्रीज़ करेगा। तब क्या आप जब गर्मी में क्या आपको ड्रॉप्स दिखाई देती है ग्लासेस में, नहीं दिखाई देती है, वो क्या होती है, इवेपोरेट होके बाहर निकल जाती है। जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। और टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, अगर कम कर देंगे तो एड्जॉर्प्शन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसको समझने के लिए बच्चों एक टेम्परेचर और प्रेशर, ये थर्ड फैक्टर आपका टेम्परेचर है, एंड देन फोर्थ आपका प्रेशर है। अब इसको कोरिलेट करके मैंने एक ग्राफ में बनाया है। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पर प्रेशर ले लिया है और वाई पे कितनी गैस, समझ लो अमाउंट ऑफ गैस की मतलब कितनी एब्जॉर्ब हो रही है गैस, इसके बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे, ये देखो बच्चों कि अगर प्रेशर को आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो ये जो वॉल्यूम है, जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर आप इस ग्राफ से समझो कि अगर प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो ये
अमाउंट है जो इस वाई एक्सिस पर देख रहे हो कि अमाउंट ऑफ गैस कितना एब्जॉर्ब हो रही है, देखिए धीरे धीरे इंक्रीज करी। आगे मैं आपको ग्राफ में समझाऊंगी कि यहाँ पे क्या होता है। देन ये देखो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो 193 से 2 इंक्रीज करो, तो जैसे से आप देखो इंक्रीज कर रहे हो वैसे आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी अमाउंट ऑफ जो आपकी गैस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एज द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 190 273 एट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका ये जो एब्जॉर्प्शन है इंक्रीज करेगा। ये क्लियर हो गया। देखिए आप टेम्परेचर को जैसे जैसे देखो बढ़ा रहे हो, आपका जो एक्सटेंट है, जो अमाउंट है वो देखिए डिक्रीज कर रहा है। ये क्लियर हो गया। इसी प्रेशर और टेम्परेचर को लेके दो साइंटिस्ट है जिन्होंने दो ग्राफ को प्लॉट किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म। दो साइंटिस्ट हैं, एक आपके क्या है फ्रेंडलिक है और दूसरे आपके क्या है लैंग मूर है। अब आइसोथर्म का मतलब आप समझो बच्चों कि आइसोथर्म क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें हम तो उससे जो ग्राफ मिलता है या ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं आइसोथर्म। अब एब्जॉर्प्शन के केस में कर रहे हैं तो ये फ्रेंडलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो बच्चों होता क्या है, इन्होंने क्या कहा कि जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट आप समझते हो, पहले ये समझ लो कि ये जो सरफेस है इसको आप मान लो कि इसका मास क्या है m, और जो गैस इस पे एब्जॉर्ब हो रही है उसका अमाउंट मान लो x है, जो कि हमने यहाँ पे मान रखा है। तो कितनी गैस इस सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रही है जो उसका रेशियो होता है वो प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए x क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेड यानी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, m आपका क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट की किस इस सरफेस का ग्राफ क्या है, और p क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। x बाय m, ये मैं लिख के बच्चों बता रही हूँ आपको, x बाय m इस टोटल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इस x बाय m को हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब। ये टोटल अमाउंट ऑफ है, x कितना है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, m क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। लेकिन इसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, इस रेशियो को हम कहते हैं अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड। अब हम उसकी बात करते हैं। तो अब ये ग्राफ को हम कैसे बच्चों एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारी क्या, अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे यहाँ पे तो आप एक कांस्टेंट लगाओगे, उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे बच्चों, के कहेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे के हम करते हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ये ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर को क्या करेंगे हम कांस्टेंट रखेंगे। और ये जो ग्राफ है आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रहा है, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा है कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसको बच्चों एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इनिशियली हमने देखा ये ग्राफ में कि यहाँ पे देखिए हमने प्रेशर लिया है और यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, या एक्सटेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सटेंट कितनी एब्जॉर्ब हुई। अब इसको समझने के लिए क्या कि जैसे से बच्चों प्रेशर देखो इंक्रीज कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन होता है, इसके बाद ये एक पैरेलल हो जाता है। अब ये क्यों होता है हम इसे समझाएंगे आपको कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपका क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रेशर देखिए इंक्रीज कर रहे हैं, ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के साथ साथ एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ के बाद क्या होता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि प्रेशर आप जितना भी बढ़ाइए अब गैस एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसे समझाएंगे हम कैसे। ये देखिए मैंने ये बीकर लिया है, इस बीकर में मैंने सरफेस रेड कलर से ले ली है। वो क्या सरफेस है उसे हम क्या कहेंगे, आपको एब्जॉर्बेंट कहेंगे, और ये गैस है उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे हमने प्रेशर का मेज़र करने के लिए बैरोमीटर या मेज़र करने के लिए आपको लगा दिया है कि प्रेशर कितना है। उसके बाद आप देखिए दूसरे वाले, आप इसमें देखिए कि जब गैस एब्जॉर्ब हो गई इस सरफेस पे तो क्या यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, क्या एब्जॉर्ब होने के यहाँ पे स्पेस बचा है, क्या नहीं बचा है। तो अब आप जितना भी यहाँ पे एक बना लीजिएगा नोट्स में, यहाँ पे भी आप ये मेज़र करने के लिए बना लीजिए प्रेशर। यहाँ पे देखिए इतना प्रेशर है, यहाँ पे हम अगर बनाएंगे तो मैक्सिमम प्रेशर कर देंगे इस बैरोमीटर का, जितना भी आप मैक्सिमम कर दीजिए। लेकिन अब क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि सरफेस तो कवर हो गई। जितना भी प्रेशर आप बढ़ाएंगे अब तो एब्जॉर्प्शन होना ही नहीं है। तो वही है कि एक सरफेस टाइम पर आ करके आपका ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है इस सरफेस पे। तो इसको समझने के लिए क्या है कि स्टार्टिंग में आपका प्रेशर क्या है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में लो है, स्टार्टिंग में देखिए लो है। फिर क्या हुआ, तो
इस लो और यहाँ पे एकदम हाई है, मतलब यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, मतलब आप जितना भी प्रेशर बढ़े एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। इसके बीच में एक इंटरमीडिएट आएगी, यानी इन दोनों के बीच की कंडीशन होगी, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट प्रेशर कहेंगे। इस इंटरमीडिएट प्रेशर में पहले क्या होती है, देखिए x/m इनिशियली, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के, मतलब कि पी की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करा, तो पी की पावर को क्या करेंगे, 0, एनी रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी ये मैं बताऊंगी आगे। अब इंटरमीडिएट यानी डिपेंड करता है, यहाँ मैंने लिखा है कि अब आपकी जो x की वैल्यू है वो किस पे, x/m की वैल्यू जो है, या जो p समझ लीजिए, ये जो p की जो पावर है वो किसके किस पे बीच में आ रही है, 1 से 0, यानी 1 से इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ हम इसको मान लेते हैं कि ये 1/n है, इसके इंटरमीडिएट यानी बीच में है। आगे मैं बताऊंगी कि ये इंटरमीडिएट फॉर्मूले में ही अगर आप दोनों कंडीशन को पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे एकदम लो है और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ हाई है, ठीक है। तो द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद, यहाँ होगा बच्चों इंक्रीज प्रेशर एंड बिकम्स मैक्सिमम, एक केस में हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखो, ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे देखो कि ये यहाँ से क्या है, ये मैक्सिमम कंडीशन है कि यहाँ पे जो है आपका रेट जो भी एब्जॉर्प्शन जो है वो इसके इक्वल हो गया है। यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है और पी आपका क्या है, 0। तो इस पर जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन प्रेशर। कहने का मतलब ये क्या है कि इस पॉइंट पे, अब नेक्स्ट पे देखो इधर, इस ग्राफ से समझो कि इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रही है और अमाउंट ऑफ गैस जो यहाँ पे होगा डिजॉर्ब्ड है, देखिए ये डिजॉर्ब्ड हो रही है, वो क्या है, दोनों इक्वल है। इस पर जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को कहेंगे, ठीक है। तो द एक्सटेंट ऑफ गैस एब्जॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट इवन दो, मतलब प्रेशर हम जितना भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब सैचुरेशन पॉइंट या इसे सैचुरेशन स्टेट हम कहें या सैचुरेशन प्रेशर कहें, इस पॉइंट पर हम अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द सैचुरेशन स्टेट एंड व्हाट इज द सैचुरेशन प्रेशर, तो इट इज़ द प्रेशर वेयर अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस, जो मतलब कि एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हैं। अब मैं इस ग्राफ को बच्चों आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अगर x/m स्टार्टिंग का केस है, अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, k इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये x/m इज इक्वल टू के पी हो गया, ठीक है, के पी हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ग्राफ में आप यहाँ 1 कर लेना, p की पावर 1 है, p की पावर 1 कर लिया, k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और ये देखिए आपके लाइन के ग्राफ है जो y इज इक्वल टू mx उसके इक्वल हो जाएगा। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन ही है, ये आपका एट लो प्रेशर पे है, क्योंकि प्रेशर तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हो ना। अब आप हाई पे चले गए, यहाँ पे ये हाई प्रेशर है, तो देखिए ये इस एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो इस कंडीशन में p की पावर 0 है, p की पावर 0, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो मैंने ये p की पावर 0, तो ये k आ जाएगा आपका। तो ये किसके x/m इज इक्वल टू k के इक्वल हो जाएगा, x/m इज इक्वल टू k, इसके इक्वल होगा, कांस्टेंट लिख दिया, इसका मतलब ये k के इक्वल होगा इस कंडीशन पे। अब आप इंटरमीडिएट ये वाली कंडीशन पे आओ बच्चों, ये वाली, ये जो आपकी इंटरमीडिएट कंडीशन है, इस पे क्या होगा, इस पे आप क्या करोगे, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको ये पता होगा कि n अगर हम इंटीजर समझ लें, n इंटीजर का मतलब है कि इसकी वैल्यू आपकी कोई भी होल नंबर होगी, इसकी वैल्यू आपकी कोई भी होल नंबर। इस फॉर्मूले से आप लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे दोनों वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रेशर की पावर मैंने क्या बता दिया कि 1 to 0 के बीच में होगी, ये आपकी क्या है, इंटरमीडिएट है। अब इसको निकाल के कैसे देखोगे कि अगर एट लो प्रेशर पे हम मान लें कि ये x बाय लो प्रेशर है, ठीक है। अब हम p की पावर को क्या कर दें, 1/n है। अब आपको पता है कि लो प्रेशर पे p की पावर क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब 1 कब आएगा, अगर n की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो 1 क्या आपका हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे k x/m इज इक्वल टू k, p की पावर 1 ही तो आएगा। इस फॉर्मूले से आपने लो प्रेशर पे निकाल दिया। अब आप हाई की बात करोगे तो ये देखो p की पावर 0 कब होगी, p की पावर अगर 0 आपको करना है तो आपको क्या करना है, इस 1/n को, अगर आप इस p की पावर को आपको 0 करना है तो 0 कब होगा, 1 यहाँ पे n की वैल्यू क्या करोगे, यानी इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0
0। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो x बाई जो m होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, k के, कांस्टेंट के। तो इस तरीके से आप जनरल इक्वेशन से भी ये निकाल सकते हो कि आपकी लो प्रेशर पे आपकी कितना गैस एब्जॉर्ब हुई, वो p की किस पावर के इक्वल होगा, हाई प्रेशर पे वो किस पावर के इक्वल होगा, और जो है लो प्रेशर पे किस पावर के इक्वल होगा। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट, अब इसी को आप वेरिफिकेशन करोगे, इस इक्वेशन का वेरिफिकेशन करने के लिए आप पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए, ये कांस्टेंट लगाए, दोनों साइड्स में आप लॉग ले लीजिए। तो लॉग x बाई एम,